दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले हमने 3 टेस्ट ऑलरेडी देख लिया है, मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में बनी हुई है। यूपी पीसीएस ध्येय आईएएस टेस्ट सीरीज 2025 के नाम से, वहां आप उसको देख सकते हैं। तो इस वाले टेस्ट में हम लोग कौन सा विषय पढ़ेंगे, जिसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान और समसामयिकी है दिसंबर 2024 का। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और दिसंबर 2024 के जो महत्वपूर्ण समसामयिकी है वो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पहला दिया हुआ। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। इससे तात्पर्य क्या है? तो वाद योग्य होने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई उसका हनन कर रहा है या कोई उसको लागू नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय में जाके उसको लागू करवा सकते हैं, यही तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका कि पहला है कि इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है। सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती, इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती, तो ये भी गलत है। इसको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है, तो यही सी वाला जो आंसर है यही सही है, किनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। तो भाग 11 है और आर्टिकल जो है 245 से लेकर 255 के बीच में ये बात कही गई है। तो इसका किसमें मैच कर रहा है? तो पहला वाले मैच कर रहा है, ए आंसर इसका सही है दूसरे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है इसमें कि प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययी समिति भी कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययी समिति भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि यह समिति सरकारी व्यय रोकने की सिफारिश करती है। तो ये बात भी सही है, इसीलिए इसको अस्थायी मितव्ययी समिति कहा जाता है, क्योंकि वह अपव्यय जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने की बात करती है। तो ए आंसर सही है इसका कि 1 और 2 दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला चौथे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में पूछ रहा है कि क्या इसमें सत्य नहीं है। तो संविधान में जो वर्णित है, संविधान में आर्टिकल 143 के तहत ये राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति को, कि वह जो है किसी मामले पे, किसी संवैधानिक मामले पे या किसी भी मामले पे वो परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, मगर उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। तो ये सत्य है, स्वप्रेरणा से नहीं देगा। जब तक राष्ट्रपति जब तक मांगेंगे नहीं तो अपने आप से देने के लिए नहीं जाएगा परामर्श। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो ये मैंने पहले बता दिया, बाध्य नहीं है। तीसरा है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है, लेकिन जो वो न्यायालय है वो राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, जो दिया है ये सही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाध्य नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि वो दे कि नहीं देगा। अगर उसको लगा कि नहीं ये हमारे विधि और किसी उस तरह का संवैधानिक मामला नहीं है तो वो जो है इनकार भी कर सकता है कि हम आपको परामर्श नहीं देंगे इस बात पे। तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने तो बाध्य है, ये गलत दिया है। ठीक है, बाध्य नहीं है। डी वाला के अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो ये वाला भी बात सही है। तो सी वाला केवल इसका सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का कि भारत का निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि जो निर्वाचन आयोग है निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है। किन किन चुनाव का करता है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है कि राष्ट्रपति के चुनाव का, तो हाँ राष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी करता है, राज्य विधानमंडल के चुनाव का भी करता है, स्थानीय निकाय चुनाव का नहीं करता। ठीक है, स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए संवैधानिक बॉडी है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि पंचायती राज अधिनियम में उसको बनाया गया था राज्य चुनाव आयोग को। तो चौथा गलत है, तो केवल 1, 2, 3 ही सही है। बी वाला आंसर सही है, ये नहीं 1, 2, 3 बी वाला आंसर ठीक है। समझ रहे बात को? तो स्थानीय चुनाव जो है कराने के लिए संवैधानिक बॉडी बनाई गई है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि पंचायती राज अधिनियम में उसका प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान अनुच्छेद 20 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत शामिल नहीं प्रावधान क्या है? तो पहला है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी, तो ये तो लिखा गया है। दूसरा है किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा, तो ये आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि किसी आदमी को जब हिरासत में लिया जाता है तो कारण बताना होगा। सी है अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, तो ये बात सही है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये बात भी सही है। तो इसका जो बी वाला है ये गड़बड़ है, समझ रहे हैं? बी वाला किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा, तो ये जो है आर्टिकल 22 में कहा गया है।
ठीक है कि समझ रहे बात को। जो बाकी जो अनुच्छेद 20 के बारे में और 3 जो है वो सही है, वो 22 का मामला है, बी वाला। बी आंसर सही है, यही सही सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है, सत्य बताना है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो गलत है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर जो है वो एक समान होती है। पहला गलत हो गया। दूसरा है कि ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, तो कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति हो, इसको ऐसे ही पेश किया जा सकता है। तो डी आंसर सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, समझ रहे हैं। तो इसमें संसद की दोनों जो सदन है उनका पावर समान होता है, ठीक है। ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की कोई पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, ये भी बात याद रखिएगा कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में अगर संविधान संशोधन पास हो गया है तो अब राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकता है, वो उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। 8वां निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है। तो भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा जिसको केशवानंद भारती के 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कौन सा जो है क्या क्या जो है भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे हैं। तो संसदनात्मक सरकार जो है ये बुनियादी ढांचे का भाग है, समझ रहे हैं बात को। विधि का शासन भी जो है क्या है, तो बुनियादी ढांचा है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार बुनियादी ढांचा नहीं है, समझ रहे हैं। पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष भी बुनियादी ढांचा है। तो सी वाला जो है इसका बुनियादी ढांचा नहीं है, और ये भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का निर्णय जो है केशवानंद भारती में दिया गया था, इसको पहले बता चुके हैं। और जो इसमें जो मेन है कि जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदात्मक सरकार, पंथ निरपेक्ष, विधि का शासन, ये सब जो है मूल ढांचा है, मगर मौलिक अधिकार मूल ढांचा की श्रेणी में नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की सीटें किस राज्य में कितनी हैं, उसी को बताना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राज्य है और लोकसभा की सीटें हैं, तो अगर कुछ याद नहीं है आपको, तो अगर थोड़ा मोटा मोटी आपको अंदाजा होगा कौन राज्य बड़ा है, तो उस हिसाब से किस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस हिसाब से सीटों को निकाल सकते हैं। तो इसमें तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो जो महाराष्ट्र है या जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। तो सबसे अधिक सीटों की संख्या किसमें है, तो 48 है। तो महाराष्ट्र की क्या होगी, 48 हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस बार गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में ज़्यादा है जनसंख्या, तो तमिलनाडु को हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। राजस्थान गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में ज़्यादा है, समझ रहे हैं, गुजरात में ज़्यादा है, तो गुजरात में तीसरा हो जाएगा 26, और 2 बच गया 25। तो 4 2 3 1 सही आंसर है, 4 2 3 1 इसका डी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में है 48, तमिलनाडु में 39, गुजरात में 26 और राजस्थान में 25 है, तो उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शून्यकाल के बारे में क्या सत्य बताना है। तो शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होते। तो विचार हेतु जो विषय हैं पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, तो सत्य है पूछा है, पहला सत्य है, विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, ये बात सही है। दूसरा है भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का जो उल्लेख जो है वो नहीं है, तो ये भी बात सही लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान हो गया, संसदीय प्रक्रिया हो गया, किसी भी न कानून में कहीं भी शून्यकाल का जिक्र नहीं है। तीसरा है कि पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई भी मामला उठाया जा सकता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, तीसरा वाला गलत है। तो बी वाला आंसर सही है, 1 2 27। तो शून्यकाल का समय होता कब है, तो प्रश्नकाल का कि तुरंत बाद का जो समय है वो शून्यकाल होता है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में कि तुरंत बाद 1 घंटे का समय होता है शून्यकाल। तो प्रश्नकाल के जैसे बीतता है वैसे ही शून्यकाल शुरू हो जाता है, जो कि 1 घंटे का होता है, ठीक है। इसमें जो है बिना पूर्व सूचना के ही सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न हैं उसको उठाया जा सकता है, ठीक है, कोई पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है, दिए बिना ही उठाया जा सकता है, इसलिए तो तीसरा वाला गलत हो गया है। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो पद ग्रहण तारीख से 6 वर्ष 62 या 62 वर्ष की उम्र तक, 15 पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र तक। तो पहला इसका सही है, पद ग्रहण से 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। पहला जो है विगतन सही दिया हुआ है कि तीव्र और दूरगामी प्रभाव पड़ता है आपातकाल का उद्घोषणा कोई राजनीतिक तंत्र पर। कारण है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है
तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होता है। इसी वजह से जो कह रहा है कि तंत्र में तीव्र और दूरगामी प्रभाव पड़ता है, तो बात सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 12वें का ए आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उच्च न्यायालय जो बना है कब कहाँ का बना है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिया 1868 दिया है, तो 1868 नहीं 1866 में बना था। 1866 में और एक संस्था बनी थी, दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, कौन सी थी बताइएगा। तो पहला गलत हो गया इसका, इलाहाबाद जो है 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बना था। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट जो है 1971 में बना, ये ठीक है। जम्मू कश्मीर का 1928 में बना, ये भी ठीक है। पटना का 1916 में बना है, ये भी ठीक है। तो सबसे पुराना 1868 का इन चारों में, इलाहाबाद में 1867 का, 66 है, 68 नहीं 66 है, 1866 इलाहाबाद हाईकोर्ट। अगला, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो पेशा अधिनियम था भूरिया कमेटी की सिफारिश पर आया था, 20 सही है, भूरिया कमेटी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूरिया कमेटी की रिपोर्ट पे पेशा अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता। तो कौन सा एक कार्य जो है राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता, तो राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान, राज्य विधानमंडल की बैठक का स्थगन व निलंबन, राज्य विधानमंडल के सत्रों का आह्वान। तो कौन सा चीज नहीं कर सकता, तो राज्य विधानमंडल की बैठक का स्थगन एवं निलंबन जो है राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष का होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का यह पावर है कि वो राज्य विधानमंडल की बैठक का स्थगन एवं निलंबन कर दे। समझ रहे हैं बात को, विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। राज्य विधानसभा का विघटन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो पहले ही सब जानते हैं। राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, सत्रावसान करने का कार्य जो है राज्यपाल का है। सी वाला इसका आंसर जो है सत्य है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग 16 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं के कुल स्थानों का 1/3 भाग आरक्षित किया गया है। तो अनुच्छेद 243 टी है, क्यू है, यस है, यू है। तो किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 243 टी में कहा गया है, टी में, पहला ही सत्य है इसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 टी के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं को कुल स्थानों का 1/3 भाग आरक्षित किया जाएगा। इस अनुच्छेद के द्वारा ही नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण से भी संबंधित प्रावधान जो है इसी में किया गया है, 243 टी में किया गया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है। तो कथन कह रहा है कि सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग होता है, कोरम। ठीक है, तो उस सदन का जो कोरम होता है वो जो है अध्यक्ष को लेके 1/10वां होता है। ठीक है, तो सदन का किसी बैठक का कोरम जो होता है अध्यक्ष सहित काउंट करता है 1/10वां भाग, तो इसलिए पहला गड़बड़ हो गया। कारण है कि अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण हो जाता है। तो ये बात भी सही, जब कोरम पूर्ण हो जाता है तो अध्यक्ष जो है पीठासीन बन जाता है। तो केवल जो है डी सही है कि ए गलत है और आर जो है सत्य है। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है इसमें कि विभागीय अस्थायी समितियों में लोकसभा के सदस्य का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव सभापति के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अस्थायी समिति के सदस्य मंत्री होते हैं, अस्थायी सदस्यों के सदस्य मंत्री होते हैं। तो गलत कथन पूछा है इसमें। तो विभागीय समितियों, पहला इसमें दिया हुआ है, पहले देखते हैं, असत्य कथन पूछा है। तो विभागीय अस्थायी समितियों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सभापति करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। विभागीय में अस्थायी जो समितियां में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सभापति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि अस्थायी समितियों के सदस्य मंत्री होते हैं। तो मंत्री किसी भी अस्थायी समिति के सदस्य नहीं होते, ये गलत हो गया। अस्थायी समिति के गठन से लेकर समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो 2 वर्ष का नहीं होता है, 1 वर्ष का होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो गलत कथन पूछा तो 2-3 गलत है इसका, बी वाला जो आंसर सही है। पहला ही सिर्फ सत्य दिया था, बाकी दूसरा वाला गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। तो कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है, पहला है। तो मतलब कि इनके में से किस जो कैबिनेट समिति की अध्यक्षता पीएम द्वारा नहीं की जाती है, तो राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति ये तो की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। संसदीय मामलों की कैबिनेट, तो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति का जो है अध्यक्ष जो है
ये इसकी इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नहीं करता। निवेश और विकास कैबिनेट समिति, निवेश और विकास कैबिनेट समिति की जो अध्यक्षता है वो भी जो है पीएम मोदी नहीं करते हैं, मोदी करें पीएम नहीं करते। आवास का कैबिनेट समिति जो होती है इसका जो है पीएम करते हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? तो कैबिनेट समितियां संवैधानिक होती हैं। राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति और निवेश और विकास का कैबिनेट जो समिति का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मगर जो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति और आवास कैबिनेट समिति का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नहीं होता। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ी है। तो राजनीतिक मामलों पे जो होता है कि कैबिनेट समिति जो है पहला पे राजनीतिक जो पीएम इसका अध्यक्ष होता है, ये बात सत्य है। संसदीय मामलों की कैबिनेट जो होती है इसमें पीएम नहीं होता। ठीक है, निवेश और विकास का कैबिनेट जो समिति होता है इसका पीएम करता है। ठीक है, और आवास का पर कैबिनेट जो समिति होती है इसका पीएम नहीं होता। पूछा प्रधानमंत्री नहीं करता, तो 2 और 4 का प्रधानमंत्री नहीं करता। सी वाला जो आंसर इसका 2 और 4 वही वाला सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो क्या होता है? तो समवर्ती सूची के विषय पर को लेकर केंद्रीय कानून तथा राज्य कानून को संघर्ष होता है तो केंद्रीय कानून मान्य होता है। तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। पहला वाला ठीक सही सत्य है। 20वें का जो है पहला सत्य है इसमें। अगला है 21 नंबर का कि निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसका विनिश्चय केवल जो है उच्चतम न्यायालय में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो इसका बी वाला आंसर सही है। अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो विनिश्चय है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उसका ही जो निर्णय है वो अंतिम होगा। अगला नीति आयोग के बारे में बताना है क्या सही है। तो नीति आयोग के बारे में यह एक संवैधानिक संस्था है। तो हाँ, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक सांविधिक संस्था है। तो न ये संवैधानिक है, संवैधानिक भी नहीं है, न यह सांविधिक है। ठीक है, सांविधिक मतलब किसी कानून से बना हुआ है और संवैधानिक मतलब संविधान में लिखा हुआ है। तो कहीं नहीं लिखा हुआ है इसका। तो कौन सा कथन सत्य पूछा? तो कोई सत्य नहीं है। डी वाला आंसर इसका सही है, कोई भी सत्य नहीं है। ये कार्यकारी आदेश से बनती है। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा इसको बनाया जाता है। अगला है कि अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित में संविधान किस भाग में है? तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का वर्णन जो है आर्टिकल 21 में है। ठीक है, सॉरी भाग 21 में है। इसका डी आंसर सही है, 21 में है, डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा है पहले यूपीएससी में। तो कौन सा जोड़ा गया है यही पूछ रहा है। तो समान आचार संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 44 में है ये पहले से ही था, तो ये गलत हो गया। तो एक एक जहाँ उसको काट देते हैं। तो बचा 2, 3, 4। तो ये बी वाला आंसर सही है इसका कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा का प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जो है उसी में जोड़ा गया है 42वें संविधान में। तो इसका बी वाला आंसर सही है। पहला वाला गड़बड़ है, जो समान आचार संहिता है वो संविधान में ही लिखा हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की प्रमुख राजनीतिक समस्या नहीं थी? तो पहले ऊपर वाला समझ लीजिएगा। तो ऊपर में तो ये तो पता नहीं जब संविधान लिखा गया था उस समय जो समान आचार संहिता के बारे में बात की गई थी। बाकी जो है संविधान में तीनों ये भी लिखा गया है, मगर इस संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको ऐड किया गया है। 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है ये तीनों। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन 25 नंबर का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की प्रमुख राजनीतिक समस्या नहीं थी? तो शरणार्थियों की पुनर्वास, राज्यों का पुनर्गठन, उद्योग का अत्यधिक विकास, स्वतंत्र विदेशी नीति संचालन की समस्या। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की प्रमुख राजनीतिक समस्या नहीं थी, वो कौन सी नहीं थी भाई? तो उद्योगों का अत्यधिक विकास ये राजनीतिक समस्या नहीं है। बाकी शरणार्थी का पुनर्वास, राज्यों का पुनर्गठन और स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन जो है ये जो है राजनीतिक समस्या है। समझ रहे हैं बात को? तो राजनीतिक स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के समय राजनीतिक समस्याओं में आप देखेंगे शरणार्थी का पुनर्वास हो गया, राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई समस्या थी, केंद्रीकरण बनाम क्षेत्रीयवाद की समस्या थी, देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय,
स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन की समस्या थी। उद्योग का अत्यधिक विकास, ये जो समस्या नहीं थी उस टाइम पे, राजनीतिक समस्या नहीं थी। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण संबंधी मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? समानता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या सामुदायिक उपचारों का अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि स्वतंत्रता का अधिकार है? बताइए। दोषी सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण संबंधी मूल अधिकार है वो किस में आता है? तो आर्टिकल 20 जो है किसकी श्रेणी में आता है बताइए। तो 1922 के 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। सी वाला आंसर से स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक। अगला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता? संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, कौन सा है? संसद के में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। तो जो नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति साधारण बहुमत से हो सकता है। राजभाषा का प्रयोग जो है साधारण बहुमत से हो सकता है। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते साधारण बहुमत से हो सकता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता, इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है और साथ साथ जो है राज्यों की सहमति आवश्यक है इसमें। अगला केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट होता है, सेंट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के संबंध में, एपेलेट नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है, ये पहले संविधान में था नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 223 में 23A में जोड़ा गया इसको। तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, पहला गलत दिया है। ठीक है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी, तो ये बात सही है दूसरा वाला कि इसकी जो स्थापना है 1 नवंबर 1985 को हुई थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसको जोड़ा गया था। ठीक है। इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये गड़बड़ है कि इसमें जो न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्र के लोग सदस्य हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो असत्य कथन हमको पहचानना है, तो 1 और 3 असत्य इसमें दिया हुआ है, तो ए वाला आंसर इसका सही है, क्योंकि संवैधानिक निकाय है। 223A में आर्टिकल जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है। कथन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। तो पहला सही है। कारण क्या है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में नहीं, तो ये भी बात सत्य है। इसीलिए जो है उनको लोकसभा में उसका अनुमोदन आवश्यक है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, कह रहा है कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। पहला है कि वह सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता, तो ये बात सही है। इसकी वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है, तो ये भी बात सही है। वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो ये भी बात सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। महालेखा परीक्षक जो है पद से केवल उसी रीति से आधारों से हटाया जा सकता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। 148 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जैसे उनके जो न्यायाधीश हैं जिस रीति से हटाए जाते हैं उसी रीति से इनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज इनको हटाया नहीं जा सकता, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 2003 में ये आया था। तो याद रखिएगा कि 89वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया। ठीक है, दोनों आयोगों की संरचना जो है एक समान थी, तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें? पहला, भारतीय संविधान केवल केंद्र में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। तो केवल केंद्र में संसदीय की स्थापना करता है? नहीं भाई, द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था जो है अन्य राज्यों में भी है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था राज्यों में भी है। तो वेस्ट में जो भारत की संसदीय प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं। तो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली अगर देखेंगे तो राज्य में भी है,
इसीलिए है, ये गलत है पहला वाला। भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं है, तो भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए कि भारतीय संसद जो है संप्रभु निकाय नहीं है, सर्वे सर्वा यही नहीं है। संप्रभु का मतलब होता है कि ये किसी के द्वारा संचालित ना हो, ये स्वयं से ही अपना निर्णय को लेती हो, या आंतरिक दबाव ना हो, ना ही बाहरी कोई दबाव हो इस पर। ठीक, क्यों नहीं है? तो क्योंकि संविधान के अंदर रह के इसको, संविधान के तहत जो है इसको रह के कार्य करना होता है। बी आंसर सही है। ठीक है, तो संविधान की सीमाओं के अंदर रह के भारतीय संसद को काम करना पड़ता है, इसी वजह से ये संप्रभु नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुसूची दिया है, विषय दिया हुआ है। तो पहली अनुसूची में राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, ठीक है, तो राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार सही है। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिमान दिया हुआ है, तो दूसरी अनुसूची में भत्ते विशेषाधिकार पर जो परिलब्धियां के बारे में प्रावधान किया गया है। शपथ का प्रतिमान जो अनुसूची 3 में है, ठीक है, गड़बड़ हो गया ये। वेतन भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में बात की गई, भत्ते विशेषाधिकार परिलब्धियों के प्रावधान जो है दूसरी अनुसूची में है। तीसरी में 8वीं अनुसूची में दिया है कि मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं, तो ये ठीक है। 7वीं अनुसूची में तीनों विधायी सूचियां भी दी हुई हैं, तो इसका बी वाला एक सिर्फ गड़बड़ है, बाकी सब सही दिया है अनुसूची। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि क्या सत्य है, सत्य बताना है हमको। पहला, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, तो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो राष्ट्रपति नहीं, अगर जो कोरम, जब कोरम पूरा, जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा करने में के लिए अस्थायी जो न्यायाधीश की संख्या कम हो जाती है, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अस्थायी रूप से उच्चतम न्यायालय के न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा वह संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकते हैं। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको कर सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक है, और जिस जिस हाई कोर्ट से वो न्यायाधीश को ला रहे हैं या चुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस हाई कोर्ट के सुप्रीम, मतलब कि जो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे उनको कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते जो है आपको हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे, जहाँ से आप लेके आ रहे हैं न्यायाधीश को, और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान है, ये बात सही है। सत्य केवल ए है, ठीक है, पहला सत्य, 2 सत्य है, पहला वाला गलत है, तो एक गलत है, दूसरा सत्य है, तो केवल ए आंसर सही है, केवल 2 सत्य है। ठीक है, अगला इसमें पंचायती राज पर बलवंत राय मेहता समिति 1957 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में से कौन सा सही है? तो जिला परिषद कार्यकारी निकाय होनी चाहिए, तो जिला परिषद जो है कार्यकारी निकाय होना चाहिए, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के रूप में होना चाहिए, और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए, ये बात इन्होंने कहा था। कार्यकारी निकाय नहीं होना चाहिए, ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए, तो यही बात उन्होंने कही थी। सी वाला केवल आंसर सही है, केवल 2 सत्य इसमें, पहला सत्य नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा किसमें है। तो आर्टिकल 76 के बारे में भी हमने देखा है कि क्या बात कही गई है आर्टिकल 76 में, कि निर्वाचन आयोग है, भारत का महान्यायवादी है, नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो 76 में है भारत का न्यायवादी, 2 हो गया। 324 में निर्वाचन आयोग है, 148 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, और अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, तो 4 हो गया। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर है, 4, 3, 2, 1 इसका बी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, तो अनुच्छेद याद रहना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताना है क्या सही है। अटॉर्नी जनरल के बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला कि राष्ट्रपति भारत के किसी नागरिक को जो न्याय मामले का योग्य हो उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, तो सही बात है, उसको नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, महान्यायवादी को उसके पद से संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो नहीं भाई, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो केवल एक ही सही है इसमें, सी वाला आंसर जो है सत्य है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल
की शेष अवधि तक कार्य करता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक कार्य करता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन के न आ जाए। समझ रहे हैं? तो पहला वाला गलत है। कारण है कि भारत का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। तो दूसरा तो सही है। तो ए डी आंसर सही है इसका, कि ए गलत है, आर सही है। समझ रहे हैं बात को? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल नहीं, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है इसके, संविधान अवधारणा परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यह वर्णित है, किसमें वर्णित है भाई? तो 160 में वर्णित है। अनुच्छेद 160 में, 162 में नहीं, 165 में नहीं, 161 में नहीं, 160 में कहा गया है कि इसके तहत जो है राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। समझ रहे बात को? तो सी वाला आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची 3 या समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है भैया? पुलिस है, लोक व्यवस्था है, कारागार है, दंड प्रक्रिया है। तो कौन सा इसमें जो है शामिल है समवर्ती सूची में? संविधान की समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया जो है शामिल है, डी वाला। बाकी जो है शामिल नहीं है। अन्य 3 जो राज्य सूची का में शामिल है। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय, कारागार राज्य सूची का विषय है। मगर जो दंड संहिता है वो किसका है? दंड संहिता समवर्ती सूची का भाग है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, कि यदि वित्तीय आपात की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के कितने दिन बाद तक प्रभावी रहेगी? बताना है आपको। तो 60 दिन है, 30 दिन है, 1 वर्ष से अनिश्चित काल तक रहेगी। तो इसमें जो है 30 दिन रहेगी, 1 महीना। ठीक है, यदि वित्तीय आपात को घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाती है तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद जो है 30 दिनों तक वैलिड रहेगा। अदरवाइज वो निष्प्रभावी हो जाएगा अगर वहां से पास नहीं होता है तो वित्तीय आपात जो है 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। वित्तीय आपात की घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद की संस्तुति मिलना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल घोषणा के दौरान अगर सब होता है विघटित अगर होता है 30 दिन के अंदर इसको पारित करना आवश्यक होता है, नई जब लोकसभा बन के आती है तो। ठीक है, याद रखिए 30 दिन है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताना है, क्या सही है? तो आयोग, पहला है, आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग की संरचना का निर्धारण जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, पहला सत्य है, सही पूछा है। दूसरा, आयोग का सदस्य पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। तो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, ये गलत हो गया। तो केवल जो है इसमें एक सही है, डी वाला आंसर सही, केवल एक ही सत्य है इसमें, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है, इस बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला है, 43 नंबर का। कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बात सही है। कारण है कि भारत का परिसंघ राज्यों के मध्य करार का परिणाम है। तो करार का परिणाम नहीं है भैया, यूएसए जो है करार का परिणाम है। भारत जो है, भारत परिसंघ जो है करार का परिणाम नहीं है, याद रखिएगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और भारत का परिसंघ राज्यों के मध्य किसी भी करार का परिणाम नहीं है, और संगठन इकाई को उसके विलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, ये उसका कोई भी अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो केवल इसमें एक सही है, दूसरा आर गलत है इसमें। तो सी वाला इसका आंसर सही है कि ए सही है, आर गलत है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में उनके उद्भव के कालानुक्रम में व्यवस्थित करके कूट की सहायता से बताना है कौन सा राज्य कब बना था। तो सबसे पहले केरल राज्य बना था 1956 में। ठीक है, 1956 के बाद में देखेंगे आप तो नागालैंड जो है 1962 में बना, फिर से हरियाणा 1966 में बना है, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, झारखंड जो बना है वो बना है 2000 में। ठीक है,
सबसे लास्ट में झारखंड बना, तो सबसे लास्ट में एक होगा, सब चारों में ही एक दे दिया है। सबसे पहले केरल बना तो 3 होगा, तो ये दोनों काम खत्म हो गया, 3 होगा। उसके बाद में केरल के बाद में आप देखेंगे तो नागालैंड बने हैं, तो 3 के बाद 4 जो है इसमें दिया, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो सबसे पहले बना है केरल, फिर बना है आपका नागालैंड, फिर बना है हरियाणा, फिर बना है अरुणाचल प्रदेश, फिर जाके झारखंड बना है। तो सी वाला जो आंसर है इसका बिल्कुल सही है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। डीपीएसपी के बारे में बताना है क्या सही है। पहला, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। तो आर्थिक एवं राजनीतिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। तो बात सत्य है, सत्य पूछा है तो सत्य है ये। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करता है। राजनीतिक लोकतंत्र कौन स्थापित करता है? तो मौलिक अधिकार करता है। अनुच्छेद 48 को दुधारू और मालवाहक मवेशियों पर प्रतिबंध का निर्देश करता है। तो 48 ए के बारे में बता रहा है। 48 को जो है पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास करने की बात करता है ये। ठीक है, और तो ये दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक ही सही है, ए वाला। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक जो है संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, अर्थात आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है इसका कि 46 नंबर का कि अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो सत्य कथन पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, तो ये पहला सत्य है। जनजातीय सलाहकार परिषद केवल उन्हीं राज्यों में गठित की जाती है जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो ऐसा नहीं है, जहां पे जनजाति हैं, जहां पे जनजाति जनसंख्या है वहां पे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला गलत है, केवल एक ही सही है, तो डी आंसर सही है इसका। ठीक है, राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। ऐसा राज्य जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहां जनजातीय सलाहकार परिषद गठन किया जा सकता है या किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देश पर ऐसी परिषदों का गठन ऐसे राज्यों में भी किया जा सकता है जहां अनुसूचित जातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वहां पे भी जो है गठित किया जा सकता है जनजातीय सलाहकार परिषद। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे गठन करवा रहे हैं इसका। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अनुच्छेद है और उपबंध है। तो 39 को में क्या दिया हुआ है भाई? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है, 3 हो गया। और अनुच्छेद 114 में क्या बताया है? तो विनियोग विधेयक बताया है अनुच्छेद 114 में, समझ रहे हैं, विनियोग विधेयक है। सर यहाँ पे है 114 में। 244 में क्या दिया हुआ है भाई? 244 में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ है अनुच्छेद 244 में। ठीक है, 2 हो गया। और 43 ख में जो है ये डीपीएसपी दिया हुआ है, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। तो 3 1 2 4 सही है इसका, 3 1 2 4 इसका सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इसको तो थोड़ा सा डीपीएसपी थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप 39 को और इसको पकड़ लेंगे। तो ए का बन जाएगा आपका तीसरा और डी का बन जाएगा आपका चौथा। तो डी का चौथा और ए का तीसरा बस एक ही में है, सी में, उसको आप तो वहां से भी लगा सकते हैं, बस 2 आता रहेगा तब भी। अगला पंचायती राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, तो बात सही है। सरपंच के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 2 प्रस्तावक होना आवश्यक है, तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो केवल एक सही है इसमें, दूसरा वाला गलत है। पंचायत के सभी चुनावों का जो संपन्न कराने की शक्ति जो है राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है, और सरपंच पद के लिए जो प्रस्ताव की आवश्यकता होती है उसमें कोई भी प्रस्तावक की जरूरत नहीं होती है, कोई प्रस्तावक नहीं चाहिए भाई, आप सरपंच के लिए चुनाव तुरंत लड़ सकते हैं। तो दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक ही सत्य है इसमें। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदर्श रूप जो है वो रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो लिया गया है किससे? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की क्रांति से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया, रूस की क्रांति से नहीं। ये गलत हो गया पहला। दूसरा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, तो ये भी गलत है, उल्टा दे दिया है सबका, सी आंसर सही है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो है रूस की क्रांति से लिया गया है, और ऊपर वाला जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, जो 1917 में हुई थी, एक 1789 से 1799 में हुई थी। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, दोनों ही कथन असत्य हैं।
अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला 50 नंबर का। तो कथन कह रहा है कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। तो 145(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिन मामलों में संविधान के निर्वचन के बारे में अगर सारवान प्रश्न अवलंबित है तो उस विनिश्चय करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन देश की सुनवाई करने हेतु बैठक करने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, 5 होनी चाहिए। इससे संवैधानिक पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है, तो संवैधानिक पीठ कहा जाता है इसको। ये बात भी सही है। तो दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये आंसर सही है। अगला है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मुख्य जो उत्पाद है वो क्या है। तो मुख्य उत्पाद यही है कि राइट टू प्राइवेसी है इसमें, ठीक है। तो आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, बी वाला आंसर जो इसका सही है। तो आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, बी वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो ये केस 2018 में आया था, ठीक है। निजता का अधिकार के मामले को महत्वपूर्ण इसमें साबित किया गया और निजता का अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन 52 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त केसी नियोगी थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में कह रहा है केसी नियोगी थे। तो केसी नियोगी वित्त मंत्री थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, मंत्री नहीं, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केसी नियोगी जो थे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि 280 में प्रावधान है वित्त आयोग का, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और लेखा परीक्षक जो सीएजी थे श्री नरहर राव थे। तो ये बात भी सही है, श्री नरहरि राव थे। और वर्तमान में संजय मूर्ति भारत के सीएजी हैं 21 नवंबर 2024 से, ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो पूछ रहा है असत्य कथन की पहचान करना। तो पहला असत्य है भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त किसी नियोगी नहीं थे, वो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। वर्तमान में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिनके बारे में पूरा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इधर उधर हो रहा है। 2 आयुक्त भी हैं अभी, सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी जो हैं 2 चुनाव आयुक्त भी हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है। कौन कौन से सुमेलित हैं यही हमको बताना है इसमें। तो पहला है कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 क्या है, विधि प्राधिकार के सिवाय किसी भी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता, तो ये भी बात सही है। 265 में विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता, तो ये भी बात सही है। अनुच्छेद 119 में वित्त विधेयक के बारे में उपबंध है। तो 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना, ये लिखा गया है। वित्त विधेयक के बारे में जो विश्लेषण है या उसे उपबंध है आर्टिकल 117 में है। 117 में, 119 में नहीं, 117 में है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है, बी आंसर सही है। 1, 2, 3 सही है, चौथा वाला गलत है। अगला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एक या आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत निम्न में से किन उपबंधों के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि संसद जो है किसी विशेष बहुमत से कोई भी अगर प्रस्ताव पारित कर रही है प्लस आधे राज्यों की उसमें मंजूरी आवश्यक है, तो वो जो है कौन कौन से ऐसे तीनों में चारों में प्रावधान विषय हैं जिनमें ये अपनाया जाता है। जो क्वेश्चन पूछा है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का मंजूरी, तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लग रहा है, ठीक है। तो ये पहला नहीं होगा इसमें। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन ये जरूरी है, दोनों राज्यों का से पूछना और विशेष बहुमत से पारित होना। अगला है 7वीं अनुसूची के संबंधित कोई भी विषय, तो 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय, तो इसको लिए भी जो उपयुक्त जो दिया हुआ है इसका प्रोसेस फॉलो करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा। तो 1 और 4 तो नहीं है, 2, 3 बस इसमें, तो इसका सी आंसर सही है। 2, 3 जो ऐसे विषय हैं जिसमें संसद को विशेष बहुमत और आधे राज्यों से पूछना आवश्यक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत। तो केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन और 7वीं अनुसूची के से संबंधित कोई भी विषय में संशोधन करने के लिए हमको इसका प्रोसेस को पालन करना पड़ता है, याद रखिएगा। सी आंसर सही था उसका। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो मूल कर्तव्यों में सम्मिलित कौन सा है बताना है हमको।
तो पहला है कि राष्ट्रगान का आदर करना, ये सम्मिलित है। दूसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, तो ये भी सम्मिलित है। चुनाव में मतदान करना, ये जरूरी नहीं है। अहिंसा से दूर रहना, ये नहीं लिखा गया है। तो एक दो सही है इसमें, ए वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 56 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम में कौन किसको मिला है? तो नागालैंड का हमने देखा था, नागालैंड को 1963 में मिल गया था, सिक्किम को 1975 में मिला, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को मिला था 1971 में, अरुणाचल प्रदेश को मिला है 1987 में, ठीक है। तो सबसे पहला ये अंतिम में, सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अगला है जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो न्यायाधीश जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, पहला, ठीक है। दूसरा, उसे केवल सिविल मामलों की अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला से दूसरा गलत है। उसको सिविल के अलावा आपराधिक मामले की सुनवाई का भी अधिकार है, ए आंसर ठीक है। तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, न्यायिक अधिकार होता है उसको। उसे सिविल और आपराधिक में मूल और अपीली दोनों क्षेत्राधिकार उसको प्राप्त होते हैं, ये भी याद रखिए, मूल और अपीली दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं उसको। 58 नंबर क्वेश्चन कि भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसी कारणवश वह अनुपस्थित है तो बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। यदि किसी कारणवश लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? तो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य नहीं, राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य नहीं, राज्यसभा का सभापति उपसभापति कर सकता है। सी वाला आंसर सही है कि जो राज्यसभा का उपसभापति है वो जो है उसकी अध्यक्षता करेगा, या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन इसमें राज्य है और राज्यसभा की सीटें हैं, तो इसमें भी वही बात है, जो जितना बड़ा होगा उसको उतना ही अधिक मिलेगा राज्यसभा की सीटें। तो उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? तो 31 है। तो उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी है? 31 है, डी का पहला हो जाएगा, ठीक है। बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद आएगा, तो बिहार में 18 है, तो 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। 4 नहीं 16 होगा, तमिलनाडु बड़ा है। तो आप यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, 1 हो गया। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, तो 4 हो गया। बिहार में 16 है, 3 हो गया। और उत्तराखंड में सबसे कम होगी तो 2 हो जाएगा। तो 2 4 3 1 सही है, 2 4 3 1 इसका बी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सत्य है। अगला है उनके कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। संविधान का प्रावधान है और देश है। तो याचिकाएं जो रिट है वहाँ कहाँ से लिया गया रिट को? तो रिट को बताएं कहाँ से लिया गया? तो यूनाइटेड किंगडम से, यूके से लिया गया रिट को, ये बात बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक आयरलैंड दिया हुआ है, तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है गतिरोध खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। सहकारी संघवाद जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति की भूमिका जो है यूएसए से लिया गया है, तो बी वाला इसका गड़बड़ है। संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, न कि आयरलैंड से। 61 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो अभिकथन कह रहा है कि संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग की स्थिति में राज्यसभा लोकसभा में दुर्बल स्थिति में होता है, दुर्बल स्थिति में है, ठीक है। तो आप समझिए कि जैसे लोकसभा की सीटें हमेशा राज्यसभा की सीटें से अधिक होती है, तो इसमें ज्वाइंट जब सीटिंग होती है तो जो अधिक होगा उसका बहुमत ज़्यादा होगा। इसमें साधारण बहुमत से ही कोई भी विषय पास होता है, तो राज्यसभा वैसे भी कमजोर स्थिति में पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहला सही है कि कमजोर स्थिति में, लोकसभा से दुर्बल स्थिति में कौन है? राज्यसभा है। कारण क्या है? तो लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है, यही कारण भी है। तो ए आंसर सही है, उसकी व्याख्या हमने कर दिया पहले, लोकसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा है राज्यसभा से, ठीक है। तो ए आंसर इसका सही है, ए और आर दोनों सही है। उसकी व्याख्या भी करता है आर, ए की व्याख्या आर करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवृत्त किया गया किस अधिनियम द्वारा? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा नहीं, 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा नहीं, ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसी द्वारा जो है संविधान निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवृत्त किया गया। तो संविधान निरंकुशता का सिद्धांत, तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादा पावर होगी, जैसे गवर्नर जनरल था उसके पास ज़्यादा पावर थी, तो इसी को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहते हैं। अगर संविधानवाद होता तो राज्य जो सरकारें होती हैं उन पर सीमाएँ आरोपित होती हैं। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो था उस शासन प्रणाली को कहते हैं जहाँ पे एक ही व्यक्ति का जो पूर्ण शक्ति रखता है, जैसे कि गवर्नर जनरल जो था 1935 के हिसाब से, ठीक है। तो जो अब गवर्नर जनरल ने ही जो जितने भी अपने भारत में संविधान जो इसी 1935 के अनुसार संविधान ने गवर्नर और गवर्नर जनरल को सभी प्रांतों में पूर्ण शक्ति प्रदान कर दिया। तो उससे क्या हुआ
कि पूर्ण शक्ति तो प्रदान किया, तो सब सारे किसके लिए काम कर रहे थे? तो सारे जो है क्राउन के लिए काम कर रहे थे, क्राउन के लिए काम कर रहे थे। तो इसी को कहते हैं कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, कि एक आदमी के लिए सब लोग कार्य कर रहे हैं। गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर हो गया, सब लोग एक ही आदमी के लिए, तो क्राउन के लिए काम करते थे, या महारानी के लिए काम करते थे, या राजा के लिए काम करते थे जो ब्रिटेन में बैठा था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकती है कैसे? 1/3 बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, आधे सदस्य के बहुमत द्वारा। तो कितना बहुमत द्वारा वो कर सकती है भैया, इसको बताना है। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो वो जो है 2/3 बहुमत द्वारा कर सकती है, 2/3 बहुमत से किसी भी उस सब्जेक्ट को पारित कर सकती है। तो क्या होगा, तो 2/3 बहुमत से वो 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है, और 312 के तहत 2/3 बहुमत द्वारा इसका सृजन करवा सकती है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस समिति ने की थी? तो दिनेश गोस्वामी ने नहीं की थी, तारकुंडे ने भी नहीं की थी, इंद्रजीत समिति भी नहीं की थी, ये संथानम समिति ने कहा था। डी आंसर सही है। 64 का संथानम समिति ने बोला था कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए जो लोग चुनाव लड़ते हैं। अगला है 65 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन की अग्रिम सूचना जो होती है, उस संकल्प पर सदन के कितने व्यक्तियों की जो साइन है वो आवश्यक है? तो 1/3 है, 1/4 है, 2/3 है, 3/4 है। कितना जरूरी है इसमें ये बताना है आपको। तो 1/4 है, बी आंसर सही है। 1/4 सदस्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 161 में वर्णित किया गया है, उसमें चला सकती है, और सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1/4 होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है JVP समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो JVP कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनका पूरा फुल फॉर्म है। तो इनके बारे में कह रहा है कि इनका गठन जो है असत्य पूछा है। इनका गठन दिसंबर 1948 में हुआ था। तो दिसंबर 1948 में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की थी। तो नहीं, इन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है वो नहीं होना चाहिए। इसने राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। तो असत्य पूछा है, तो दूसरा असत्य है, केवल बी आंसर सही है। केवल 2 असत्य है, पहला तो सही है, 1948 में दिसंबर में ही बनी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो DPSP कौन सा है इसमें? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये तो मौलिक अधिकार है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान जो है DPSP में है। डी आंसर सही है इसका। ठीक है, DPSP में है, याद रखिएगा। 39 घ में ये बात की गई है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगला है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो अधिकरण है और इसकी स्थापना का वर्ष है। तो प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद की स्थापना कब हुई थी, यही पूछ रहा है। तो 1969 में हुई थी, ये बात सत्य है। कावेरी जल विवाद 1990 में। द्वितीय कृष्णा जल विवाद जो है 2008 बता रहा है। द्वितीय कृष्णा जल विवाद जो था 2004 में स्थापित हुआ था, 2004 में। यह विवाद जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। कावेरी जल विवाद जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्यों में है। नर्मदा जल विवाद 1969 में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ये जो है नर्मदा जल विवाद है। तो इसका सी वाला गड़बड़ है, 2004 में हुआ था, 2008 में नहीं। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद जो 2004 में हुआ था। 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी समितियां या समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राज समिति, अशोक मेहता समिति, GVK समिति, PV थुम्मन समिति। सरकारिया आयोग जो है ये नहीं है, जो छठवां उसको काट दीजिए। बाकी जो सादिक अली जो है, सादिक अली समिति भी ये जो पंचायती राज संबंधित है, कभी इसका जिक्र नहीं होता, मगर याद रखिएगा सादिक अली समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी है, छठवां नहीं है इसमें। तो ए आंसर सही है, 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, 1964 में सादिक अली जो है समिति का गठन किया गया था राजस्थान के पंचायती राज कार्यक्रम में आने वाले व्यवहारिक बाधाओं पर विचार करने के लिए। तो ये राजस्थान में जो चला था पंचायती राज, उसके बारे में जांच करने के लिए 1962 में शुरू किया था पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने, वहीं से राजस्थान से। तो उसी का जांच करने के लिए 1964 में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, उसी की जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने
ये राजस्थान में इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है, 64 में। ठीक, अगला है जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था वहाँ पे। और इस समिति का गठन, सादी कली समिति का गठन 1994 में राजस्थान के पंचायती राज कार्यक्रम में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं पर विचार करने के लिए बनाया गया था, सादी कली। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग 1 एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 5 से 11 बी से सही है, भाग 2 5 से 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्य के विधान सभा सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। तो सरासर गलत है, ये पहला गलत है। बस जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राज्य के जो विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ये भी बात याद रखिएगा। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल आर सही है, ए गलत है। ए डी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राज्य के विधान सभा के सदस्य भाग नहीं लेते। याद रखिए, उल्टा लिखा था पहला, इसलिए गलत हो गया। और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि संसद द्वारा, कथन कारण वाला, तो कथन कह रहा है कि संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1966 में संघ राज्य क्षेत्र द्वारा हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। कारण था कि अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र हेतु न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो दोनों ही कथन सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर सही है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा वे आधार हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या आधार की आवश्यकता होती है, क्या आधार होने चाहिए? तो सिद्ध कदाचार तो एक होना चाहिए, सिद्ध कदाचार है। और दूसरा जो है असमर्थता है, संविधान का अतिक्रमण नहीं है इनका। ठीक है, तो 1 2 इसमें सही है, सी आंसर सही है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 124(4) में दी गई है। इसमें केवल 2 आधारों पर उनको हटाया जा सकता है, एक सिद्ध कदाचार पे, एक असमर्थता पे। ठीक है, और कोई आधार नहीं है हटाने का। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 74 नंबर का, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 क तथा अनुच्छेद 323 क और 323 ख जोड़कर अधिकरणों के में प्रावधान किया गया? याद रखिएगा, 3 बताए थे कि भाग 14 क में जो अधिकरण थे 323 क और 323 ख जोड़ा गया। कौन सा संविधान था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 25वां है, 49वां। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ये आंसर सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में अधिकरण को जोड़ा गया। याद रखिएगा, क और 223 क और 223 ख में अधिकरण के प्रावधान किए गए हैं। तो सेंट्रल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है 323 क में है और अन्य ट्रिब्यूनल को 323 ख में रखा गया है। याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो पहला तो ठीक है। दूसरा है कि विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर समाप्त हो जाएगा। तो विधानमंडल का जो सत्र है 6 महीने नहीं है, 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह के भीतर अगर अध्यादेश अनुमोदन नहीं होता है तो समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तो पूछा असत्य पूछा ये, तो केवल दूसरा असत्य बी वाला, पहला से ये 213 में राज्यपाल जो है और सदन जो है सत्र में नहीं है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन अगर सत्र में नहीं है तो इन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है, क्योंकि 6 हफ्ते के लिए जब सदन अगर बैठक कर रहा है तो 6 हफ्ते के भीतर इसको पास करना आवश्यक है। ठीक है, अगला 76 नंबर का कि मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र आबाद विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? जो मूल अधिकार में वर्णित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बस सकते हैं, उसको किस में हम उसको रोक सकते हैं, किस कारण से? तो पहला है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करना है तब रोका जा सकता है, ये बात सही है। दूसरा, स्थानीय जनता के हितों का संरक्षण अगर करना है तब भी ये किया जा सकता है, तो सी आंसर सही है। ए और बी दोनों आधार पे किसी व्यक्ति को अबाध रूप से भारत में भ्रमण करने, निवास करने और बस जाने के लिए रोका जा सकता है। इसके लिए इनर लाइन परमिट जारी होता है, कहीं कहीं इनर लाइन परमिट होता है, ताकि
तो ए और बी इसका सही है, सी आंसर सही है इसका, ए और बी दोनों सही है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 58 में वर्णित राष्ट्रपतियों की योग्यताओं के संबंध में, राष्ट्रपति के योग्यताओं के संबंध में क्या एक सत्य नहीं है? तो वह चुनाव के समय लाभ पद धारण न कर सका हो, ये सही है। ठीक है। दूसरा है लोकसभा ने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, तो ये भी सही है। सी है लोकसभा तथा राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो केवल लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, राज्यसभा नहीं है इसमें। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो ये राज्यसभा ये शामिल नहीं है इसमें। तो लोकसभा में निर्वाचित होने की अगर वो काबिलियत कह रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, योग्यता रखता है, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, तो उसको ये एक पद है। ठीक है। तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक। तो सी वाला गलत है, इसमें राज्यसभा भी दे दिया, इसीलिए गलत हो गया ये। तो असत्य पूछा है, सत्य नहीं है पूछा, तो असत्य इसमें सी वाला ही है। भारत का नागरिक हो ये आवश्यक है, जन्म से नागरिक हो यह आवश्यक नहीं है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी क्यों ना, भारत जैसे अदनान सामी है वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि भारत की नागरिकता उसने ले ली है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के शपथ और प्रतिमान का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है ये तो, और उपराष्ट्रपति का नहीं है। इसमें जो है संसद सदस्य का जो प्रतिमान है तीसरी अनुसूची में दिया गया, सी आंसर सही है 78 का। ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में इनकी 12 है। ठीक है। तीसरी अनुसूची में संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों और मंत्रियों तथा सीएजी को दिए जाने वाले शपथ का प्रतिरूप दिया गया है। जबकि इसमें आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि कैसे उनको शपथ लेना है, और 69 में उपराष्ट्रपति को बताया गया कि किस तरह से शपथ लेगा, और आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ है 159 में। ठीक है। तो याद रखिएगा 60 है, 59 है, 160 है, 69 है, 159 है। ठीक है। तो 60 राष्ट्रपति, 69 उपराष्ट्रपति, 159 जो है राज्यपाल के बारे में बता रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है? तो संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 161 है, अनुच्छेद 195 है, 361 है, 395 है, 393 है, 394 क है। तो किसमें किया गया है? तो 393 में किया गया है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत किया गया है। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 361 में क्या बात की गई है? इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 361 में। इसका सी आंसर तो सही है, याद रखिएगा। 361 में राज्यपाल और राष्ट्रपति को संरक्षण दिया गया है। 395 में क्या है? तो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। इसमें भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारत शासन अधिनियम 1947 के समापन या निरसन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 394 क में क्या दिया हुआ है? तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने का जो प्रावधान है 394 क में दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? धन विधेयक के बारे में बताना है कौन सा सत्य है। तो यह केवल लोकसभा में पेश होता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए वापस कर सकता है नहीं, क्योंकि इनकी पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, तो ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए ही अपने पास रोक सकती है, तो ये भी बात सही है। ठीक है। 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को। ठीक है। तो इसीलिए इसका बी वाला जो है गड़बड़ है कि पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है, ए आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया? किस वर्ष संशोधन करके 6 वर्ष से 8 वर्ष कर दिया गया है? तो 2012 में, बी आंसर सही है। 2012 में उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त थे। विशंभर दयाल जो थे, विश्वंभर दयाल जो थे प्रथम लोक आयुक्त थे। तो पूछ सकता है कभी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा
उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1975 में पारित किया गया था, जब सिक्किम राज्य बनने की प्रोसेस में चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो 83 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। सूची 1 है, अनुच्छेद है, विषय दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 248, 262, 249, 263, तो किसमें क्या दिया गया है इसको बताना है। तो आप देखेंगे तो अनुच्छेद 248 में जो दिया हुआ है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां दी गई हैं। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं। 262 में क्या है? 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद का निर्णय दिया हुआ है, 2 हो गया। अनुच्छेद 249 में क्या है? तो राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति दी गई है, 3 हो गया। अनुच्छेद 263 में क्या है? तो अंतर्राज्यीय परिषद है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल, तो 1 हो गया। तो 4 2 3 1 सही है इसका, 4 2 3 1, इसका डी वाला जो आंसर है वही बिल्कुल सही है। अगला है वरीयता क्रम के बारे में बताना है, किसका वरीयता क्रम ज़्यादा है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो वरीयता क्रम में जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च होंगे। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति कहाँ गए? 2 हो गया इनका। ठीक है, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं ये, 3 हो गया। फिर से 4 होगा, फिर 1 आएगा, क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति बाद ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष आएंगे। तो 2 3 4 1 सही है, 2 3 4 1 दिया ही नहीं है, 2 3 4 1। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भाई ऊपर रखा गया है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा मामला है इसमें। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं इनको ऊपर रखा गया है राज्यसभा के उपसभापति से। 1 हो गया और 4 हो गया, तो 2 3 1 4 सही है इसका, ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। वरीयता क्रम में थोड़ा मामला है। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान कर सकता है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान कर सकता है। तो कार्य के अधिकार के लिए तो 16 है, 15 है, 41 है, 43 है। तो 41 है, सी आंसर सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 41 में उपबंध है कि राज्य अपनी आर्थिक समर्थता और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबंध कर सकता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 41 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, डीपीएसपी में बताया गया है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है और उसकी प्राप्ति संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। तो अनुच्छेद 11 में शायद लिखा गया है ये, ठीक है, कि अनुच्छेद 10 में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 10 में ये प्रावधान किया गया है, बी आंसर सही है। अनुच्छेद 10 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है, उसकी प्राप्ति संसदीय विधि द्वारा ही की जा सकती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। तो बी वाला मामला इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पूछ रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, ये आंसर सही है, लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। 87 का ए वाला आंसर जो है सत्य है। तो 75(3) के अनुसार ये बात कही गई है कि लोकसभा जो है वो जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अनुच्छेद दिया हुआ है, प्रावधान दिया हुआ है, 350 क है, 350 क है, 351 है, 343 है। तो किसमें क्या प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये बार बार पूछता है। तो 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधा दी गई है, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी गई है। तो 350 क है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा इसको, कई बार एग्जाम में पूछा है। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 ख में क्या कहा गया भाई? 350 ख में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा, 1 हो जाएगा, विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 में बोला गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए जिसमें निर्देश दिया हुआ है या निर्देश दिया हुआ है, ठीक है, 3 हो गया ये। और 343 में संघ की भाषा दी गई है, 4 हो गया। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 सही है, 2 1 3 4 ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है, 2 1 3 4। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें कि वित्तीय आपात के संबंध में क्या असत्य बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 360 में इससे संबंधित प्रावधान है, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, तो भी बात सही है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है, तो नहीं, लिखित सलाह आवश्यक नहीं है। संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवर्तन रहती है, तो ये बात सही है। सी वाला इसमें असत्य है, ये सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान है, ये बात सही है। इसकी घोषणा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है और इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना भी केवल 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व घोषणा को अनुमोदित कर देता है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तनीय बनी रहेगी।
याद रखिएगा, 2 माह के भीतर अगर उसने पारित कर दिया तो अनिश्चित काल तक परिवर्तनीय रह सकती है क्या, तो वित्तीय आपात। अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपात नहीं लगा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 90 नंबर क्वेश्चन है। राजनीतिक दल है और उसका गठन है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। राजनीतिक दल है और उसका गठन पूछा है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी, तो 1 हो गया। अगला इसमें कि AIDMK की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी, 3 हो गया ये। तेलुगु देशम पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, 2 हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये जो 1964 में हुई थी, तो 4 हो गया। 1 3 2 4 सही है इसका। ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सत्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। अगला है उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या सही है उत्तर प्रदेश नगर निकाय के बारे में? तो पहला है कि प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय का गठन किया गया है, ये बात सही है। नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, तो ये भी बात सही है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है, तो नगरों के प्रकार की घोषणा राज्यपाल करता है कि कौन सा नगर निगम है, कौन सा नगर पंचायत है, कौन सा महानगर है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ही सत्य है, सी वाला आंसर इसका सत्य है। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है 92 नंबर का। कह रहा है कि कथन कह रहा है कि आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंध से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करता है, ये बात सही है। दूसरा है कि मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान किया गया, तो स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ये जो है केशवानंद भारती केस 1973 द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो केवल 1 सही है, दूसरा गलत है, सी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 93 नंबर का कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराना का प्रावधान है। तो अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कितना समय सीमा निर्धारित की गई कि इसके भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, तो कितना समय दिया गया भाई? तो कोई निश्चित समय नहीं है, डी आंसर सही है। कोई निश्चित समय नहीं डिसाइड है कि कब, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कब इसको वो कराना है। रिक्त है तो यथाशीघ्र चुनाव कराने का कोई भी निश्चित समय नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, प्रावधान है और देश है। प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया USA। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, 4 हो गया। गणतांत्रिक प्रणाली जो है फ्रांस से ली गई है। गणतांत्रिक प्रणाली जो है सब फ्रांस से ली गई है, 1 हो गया। संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, 3 हो गया। तो 2 4 1 3 सही है इसका, 2 4 1 3 बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो 323 क के अंतर्गत, तो इसी के अंतर्गत 323 क के अंतर्गत जो है, जो CAT है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनके जो निर्णयों की चुनौती जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, वो 323 के अधीन है। तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में की गई थी। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 323 ग में क्या लिखा गया भाई? 323 ग में पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान है। 343 में संघ की भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला है 96 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? किसमें बात कही गई है? तो 71 आई में ये बात की गई है, इसका डी आंसर सही है। 71 आई में गोवा के बारे में बताया गया है। 71 यच में क्या बताया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध है, अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध है यच में। और 371 में क्या है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेश उपबंध है। 371 जी में जो है मिजोरम के लिए विशेष उपबंध है, मिजोरम के लिए। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने सरला मुगदल बनाम भारत संघवाद 1995 किससे संबंधित है? तो जो सरला मुगदल जो है वो किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से, निजता का अधिकार है, समान नागरिक संहिता है, शिक्षा के मूल अधिकार से है, सूचना के अधिकार से, तो समान नागरिक संहिता से है, बी आंसर सही है। सरदा मुगदल केस जो है 44 आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। ठीक है, सरला मुगदल बनाम भारतवाद 1995। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो अनुच्छेद दिया हुआ है, प्रावधान दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 301 में क्या है, 310 में क्या है, 312 में क्या है, 323 क में क्या है? 323 क में प्रशासनिक अधिकरण है, 4 हो गया, तो ये 2 खत्म हो गया यहाँ पे। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं की हैं, तो ये सी हो जाएगा, मतलब 3 हो गया इसका। तो 2 के बाद 4 के बाद 3 आएगा, ठीक है, तो दोनों में है। अनुच्छेद 310 क्या है? तो अनुच्छेद 310 में जो है संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का पदावधि दी गई है, 2 हो गया ये, तो 2 किस में है? तो इसी में, तो डी आंसर इसका सही है।
301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 310 में संघ तथा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न कथनों में से गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन सा है। तो कौन कौन से गांधीवादी जो विचारधारा पे संबंधित जो है हमारे प्रावधान है, तो उसको टोटल लिख देता हूं मैं, इसको देख लीजिएगा। तो 40वां है, 43वां है, 43 बी है, 46 है, 47 है और 48 है। तो 1 2 3 4 5 6 है, 4 दिया है तो 40 है, 43 है, 41 नहीं है, 46 है। तो 1 3 4 इसमें सही है। 1 3 4 इसमें डी वाला जो आंसर है यही सही है, 1 3 4। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी मतलब गांधी की विचारधाराओं पे से प्रेरित है। जैसे 40 में है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत करते थे वो, ग्राम पंचायत को उत्थान करना चाहते थे गांधी जी, और कोऑपरेटिव को बढ़ाना चाहते थे, तो कोऑपरेटिव को बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। तो कौन सा प्रावधान है, तो जो उसको बाद में जोड़ा गया था प्रावधान को, 43 बी में कोऑपरेटिव के बारे में बताया गया है। अगला है कि मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्न कथन में से क्या सही नहीं है। तो मूल कर्तव्य के बारे में क्या सही नहीं है, तो मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में नागरिकों की सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, अतः उसे उनके असफल होने पर संसद कोई सजा प्रावधान नहीं करती, ऐसा नहीं है, यही सही नहीं है, दूसरा वाला सही नहीं है। क्योंकि मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किया जा सकता है और इसमें किसी के भी पूर्ण न होने पर असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। याद रखिएगा, ये दूसरा गलत हो गया, तो बी आंसर सही है इसका। बाकी तीसरा दिया हुआ है कि मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है, तो ये सही है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करता है, तो भी बात सही है। इसका बी वाला ही गड़बड़ था, बाकी सब सही है। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक उपबंध में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं हो सकता। तो 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई भी विषय, दूसरी अनुसूची। तो किसमें साधारण बहुमत से कभी किया नहीं जा सकता, तो सी वाला इसका भाग सही है। 7वीं अनुसूची जिसमें सूचियाँ दी हुई, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया, उसमें जो है साधारण बहुमत संशोधन नहीं होगा, उसमें जो होगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का मंजूरी। 102 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। तो पहला ठीक है, ऊपरी सही कथन पूछा है, तो 1992 में हुई थी। 1992 को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया था, तो पहला ठीक है इसमें। दूसरा है महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 2008 में एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। तो 2008 में 2006 में ये जो है अलग प्रावधान उससे आया। और राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त निकाय है, याद रखिएगा, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार 2006 में एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। इससे पहले 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। समझ रहे हैं बात को। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषय के संबंध में भारतीय संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक नागालैंड राज्य विधानसभा इसे अनुमोदन न कर दे। तो नागा रूढ़ी, जन विधि और प्रक्रिया। दूसरा, नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, भूमि और उनके संपत्ति का स्वामित्व, सिविल और दंडिक न्यायिक प्रशासन जहां विनिश्चित नागा रूढ़ियां विधि के अनुसार होते हैं। तो सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़ी जन्य विधि के अनुसरण होते हैं। तो चारों में जो है नहीं लागू हो सकता, ठीक है। तो चारों ही इसमें शामिल हैं। जब तक कि नागालैंड की विधानसभा अनुमोदन नहीं करेगी तब तक इन चारों मामलों में कोई भी चीज़ लागू नहीं होगी जो संसद बनाई है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के निम्न समय के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो कब कोई सदन जो है कि जिसका नामित किया गया है किसी सदन में, तो कितने समय में अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसका सदस्यता ग्रहण हो सकती है, कौन सा मिनिमम समय है। तो किसी सदन जो नामित सदस्य है 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता जो है अयोग्य हो जाएगा वो। तो 6 माह बाद है, बी आंसर से 6 माह बाद है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका यही है कि कोई भी अगर जैसे राज्यपाल ने कोई नामित किया किसी व्यक्ति को, 6 माह बाद अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के
545 कर दी गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा इस तक किया गया था। सी आंसर सही है। 31वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी, मतलब 20 सीटें बढ़ा दी गई थी इसमें। ठीक है, अगला है 106 नंबर का कि निम्नलिखित में से विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है किसको? तो यूएन सुरक्षा परिषद को, यूएन महासभा को, यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को, यूएन सचिवालय को। तो यूएन महासभा को कहा जाता है, बी आंसर सही है। विश्व की लघु संसद यूएन महासभा को कहा जाता है। अगला है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों में से कूट के माध्यम से सही हमको चयन करना है। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। तो क्या इसकी प्रकृति न्याय योग्य है? तो नहीं, न्याय योग्य नहीं है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, एक बार किया गया है। तीसरा, संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड नहीं कर सकता या रद्द नहीं कर सकता। तो ये बात सही है। तो 2, 3 इसका सही है, इसका बी आंसर सही, पहला गलत है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। अगला लोक लेखा समिति के बारे में बता रहा है कि क्या सत्य है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं बताना है हमको कौन सा सही नहीं है। तो पहला, एक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। तो ये बात सही है। इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो ये भी बात सही है। इस समिति के सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा का कोई भी सदस्य अर्थात मंत्री भी बन सकता है। तो मंत्री जो है किसी भी जो समिति का सदस्य नहीं बनता है, गलत हो गया। इस समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। तो ये बात सही है। तो सी वाला इसका मामला गड़बड़ है। ठीक है, सी वाला सही नहीं है, इसमें मंत्री नहीं बन सकता है कोई सदस्य इसका। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। सरकारी आयोग की सिफारिश पे जो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, ये बात सही है। इसका गठन सर्वप्रथम कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया। तो ये बात गलत है, केवल एक ही सही है। तो केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में सरकारी आयोग की सिफारिश जो है पर अनुच्छेद 263 में जो भी देखे थे अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका गठन सर्वप्रथम 1990 में बीपी सिंह सरकार ने की थी। 1990 में बीपी सिंह सरकार ने किया गया था, कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल कर लिया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट मामला है, 110 नंबर का। तो ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। तो डी आंसर सही है इसका, 1992 द्वारा। तो 70वें संविधान संशोधन करके 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला है 111 नंबर का, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल अगर समाप्त हो जाता है तो कब तक वो प्रभावी रहता है? कितने साल तक प्रभावी रहता है? तो 1 वर्ष 6 माह तुरंत समाप्त हो जाता है, सदैव बना रहता है। तो 6 माह बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है 112 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अनुसार किस दंड या विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? तो राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? परिहार है, लघुकरण है, विराम है, प्रतिलंबन है। तो किस पे वो लगा सकता है? कौन सा कार्य किस पे लगा सकता है? प्रतिलंबन पे लगा सकता है। डी आंसर चाहिए, प्रतिलंबन। ठीक है, तो क्षमा का मतलब क्या होता है? क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। दंड और बंदीकरण दोनों हट कर गया। लघुकरण मतलब दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो 14 वर्ष का कारावास है तो उसको 10 वर्ष का 5 वर्ष का कर दिया जाएगा। परिहार का मतलब है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। तो लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। स्वरूप मतलब कि अगर मान लीजिए कि उसको दंड दिया गया कि पत्थर तोड़ने वाला दंड दिया गया है तो उसको स्वरूप बदल दिया जाता है। लघुकरण में उसका स्वरूप बदल जाएगा कि नहीं, पत्थर नहीं तोड़ोगे, तुम अब बैठ के बीड़ी बनाओगे, मान लीजिए, या बैठ के किसी किताब पढ़ोगे। ठीक है, तो लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल कर कम करना किया जाता है। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, अगर आप पत्थर तोड़ने के वाला अगर उसमें दंड दिया गया है तो आप पत्थर तोड़ेंगे, मगर अगर 14 साल का कठोर कारावास है तो उसको हम 7 साल का कर देंगे। 7 साल आप पत्थर तोड़िए। ठीक है, विराम में क्या होता है? तो दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना।
प्रतिलंबन में किसी भी दंड को विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना ये शामिल है। तो इसका डी आंसर सही याद रखिएगा 12वें का 112 का। 113 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा उप प्रधानमंत्री नहीं रहा? तो कौन थे जिसमें जो उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे? तो चंद्रशेखर कभी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, मोरारजी देसाई रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे हैं, चौधरी देवीलाल रहे हैं। ठीक है, चंद्रशेखर नहीं रहे कभी भी उप प्रधानमंत्री। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 26 में धार्मिक कार्यों के प्रतिबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 30 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, तो ये गलत है। ठीक है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। ये आर्टिकल 28 में लिखा गया है। आर्टिकल 28 में लिखा गया है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किए जाने वाले आवश्यक दिशा निर्देश जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किए जा सकते हैं कहलाता है? तो व्हिप कहलाता है वो। ठीक है, बी आंसर से व्हिप कहलाता है। व्हिप किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जारी होने वाला आवश्यक निर्देश है। यह सामान्य वोटिंग के दौरान जारी किया जाता है। अगर इसको कोई बात अगर नहीं मानता है, व्हिप की मर्यादा का अगर पालन नहीं करता है, तो उसको सदस्यता के रूप में उसको सदस्यता से बाहर किया जा सकता है, या इसके विरोध में अगर कोई गया है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो व्हिप है। गिलोटिन क्या है भाई? तो गिलोटिन सदन में बिना चर्चा के साथ अधिकांश मांगे पास करना गिलोटिन कहलाता है। तो सदन में बिना किसी चर्चा के साथ ही अधिकांश मांगों को पास कर लिया जाना गिलोटिन कहलाता है। मर्यादा क्या है? तो संसद में विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार करना मर्यादा है। क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है? तो क्रॉसिंग द फ्लोर जो है, जब सदन का कोई सदस्य उस दल को जिससे वह निर्वाचित होकर आया है छोड़कर अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो उसे हम क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है 116 नंबर का निवारक निरोध के बारे में बताना है, क्या सही है? तो इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। तो इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, ये बात सही है। दूसरा है कि सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षण में निरुद्ध कर सकती है, तो ये गलत है। समझ रहे हैं? तो केवल एक ही सही है इसमें, ए वाला, दूसरा वाला गलत। तो संविधान के 22 के खंड 4 से खंड 7 में निवारक निरोध के बारे में बताया गया है कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व उसको अभिरक्षा में उसको रोक दिया जाता है, घर में उसको नजरबंद किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। सरकार इसके तहत व्यक्ति को 3 महीने पर अभिरक्षण में निरुद्ध कर सकती है। तो 4 महीने नहीं है, 3 महीने है। 3 महीने बाद अगर बढ़ाना है तो एक विशेष कमेटी बनती है, वो कमेटी की सिफारिश के बाद ही इसके 3 महीने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। तो धर आयोग जो है जून 1948 में बना था, ये बात सही है। जीवीपी समिति दिसंबर 1948 में बनी थी, 49 में नहीं बनी थी। इसके पहले हमने देखा है 1948 में बनी थी। जीवीपी कमेटी किस पे थी? तो भाषाई आधार पे राज्यों का जो पुनर्गठन के बारे में इसने स्वीकार कर दिया था। उसको कहा था कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में बना था, ये बात सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956 में आया था, ये भी बात सही है। तो इसका बी आंसर सही है। जेवीपी समिति के बारे में गलत दिया हुआ है, 1949 नहीं है, 1948 है। अगला 118 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, ये बात सही है। दूसरा है कारण है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, तो ये गलत है। युक्ति युक्त जो प्रतिबंध है वो जो नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों पर लगाया गया है। तो केवल एक सही है, आर गलत है। तो सी आंसर सही है, ए सही है, आर गलत है। तो सी वाला उत्तर सही है इसका। अगला है भारत की संचित निधि किसके नियंत्रण अधीन है? तो भारत की संचित निधि जो है राष्ट्रपति के, संसद के, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण, महालेखा परीक्षक के, तो संसद के नियंत्रणाधीन है। ठीक है, संसद के नियंत्रणाधीन। संसद से विनियोग विधेयक पारित करके ही हम संचित निधि से धन को निकाल सकते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है कि लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना था? तो महाराष्ट्र बना था। ये आंसर सही है। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं बना था, महाराष्ट्र बना था, महाराष्ट्र नहीं था, उड़ीसा था बना था।
ए आंसर, बी आंसर सही है, महाराष्ट्र नहीं उड़ीसा था। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा था? तो उड़ीसा था। तो लोकायुक्त पारित करने वाला पहला जो भारतीय राज्य 1970 में उड़ीसा बना था। यह जान लेना आवश्यक है कि सर्वप्रथम वर्ष 19 देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। लोक आयुक्त अधिनियम पारित करने वाला देश का पहला जो राज्य बना था वो उड़ीसा बना था 1970 में। पारित तो कर दिया था, मगर लोका आयुक्त नियुक्ति करने में 1971 में पारित किया महाराष्ट्र ने, और नियुक्ति भी कर दी। लोकायुक्त के पद का सृजन किया, परंतु अधिनियम सर्वप्रथम उड़ीसा द्वारा बनाया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त के सृजन करने की सिफारिश की थी। तो उड़ीसा ने सबसे पहले जो है पारित करने वाला अधिनियम, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य बना था, मगर पद का सृजन महाराष्ट्र ने सबसे पहले 1971 में कर दिया। 1921 का 121 नंबर क्वेश्चन है कि पहला है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1976। लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा के 545 करना, ये 1972 में हुआ था ना, 1973 में हुआ था। तो 1973 में हुआ था, ये 1973 में हुआ था। ठीक है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1962 को मिला था, 13वां संविधान संशोधन 1962। और सिंधी भाषा को जो कब सम्मिलित किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें सही कालानुक्रम में है? तो सबसे पहले आएगा नागालैंड, 2 आ गया। फिर आएगा सिंधी भाषा का जोड़ना, 1 आ गया। फिर आ गया आपका लोकसभा में सीटों का जो 525 से बढ़ा के 545 करना, 31वां संविधान संशोधन, 4 आ गया। फिर आ गया 3। तो 2, 1, 4, 3 सही है। इसका बी वाला आंसर जो है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम, तो याद रखिएगा इसको। ये सिंधी भाषा का जो मामला था वो 21वां संविधान संशोधन 1967। नागालैंड को राज्य का दर्जा 1962। 13वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1976 और 78, सारी 76 नहीं 78 है। और लोकसभा में सीटों का आरक्षण जो है 31वां संविधान संशोधन 1973। ठीक है, बी आंसर सत्य है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता दिए। अगला है इसमें कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न नामकरण के संदर्भ में विचार करना है। तो नामकरण और विशेषज्ञ, तो अर्ध संघीय संघवाद किसने कहा था? तो कौन सुमेलित नहीं है बताना है हमको, सुमेलित नहीं है बताना है। तो अर्ध संघीय संघवाद जो है केसी वेयर ने कहा था, ये बात सही है। सौदेबाजी संघवाद जो है मॉरिस जोन्स ने कहा था, जेजी मिडले नहीं, मॉरिस जोन्स ने कहा था। ये दूसरा गलत हो गया। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। 1-3 सही है, गलत पूछा है तो बी वाला गलत है। मॉरिस जोन्स ने कहा था ये बात, सौदेबाजी संघवाद। अगला है प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है इसमें। प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताना है, क्या सत्य है उसके बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या सत्य है। तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, तो पहला सही है। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सत्य है। शपथ दिलने के बाद में जब प्रथम बैठक होती है सदन की, लोकसभा की, तब क्या होता है कि जो स्पीकर का नियुक्ति होती है, तब उसी समय प्रोटेम स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधायिका में शामिल है? तो राज्य की विधायक में राज्यपाल शामिल है, विधानसभा शामिल है, विधान परिषद जहां अस्तित्व में वो शामिल है, राष्ट्रपति नहीं शामिल है। दूसरा गलत हो गया, 2 जो जहां है वहां काट दीजिए। 1, 3, 4 जो है सम्मिलित है। 124वां का सी आंसर सही है, 1, 3, 4 सी आंसर ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के लिए सत्य है? स्थगन प्रस्ताव के लिए कौन सा मामला सही है? तो इसका तात्पर्य है कि मंत्रियों को सूचना एकत्र करना, गलत है। मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, ये गलत है। इसका तात्पर्य बजट प्रस्ताव में कटौती करना, ये नहीं, कटौती प्रस्ताव होता है। इसका तात्पर्य है सरकार की विशिष्ट नीति की आलोचना करना, तो ये सही है, सी वाला आंसर सत्य है इसका, बाकी सब गलत है। अगला है नीचे दिए गए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। तो राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। एक तो जो राज्य की कार्यपालिका का हेड होता है, ठीक है, और दूसरा जो है क्या करता है, तो वो एजेंट के रूप में कार्य करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में या राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो कारण क्या है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख होने के साथ ही राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है या एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, ये आंसर ठीक है।
अगला, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अभिलेख न्यायालय घोषित करता है 129 अनुच्छेद 129 में ये बात कही गई है कि जो संविधान में उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय सुनाएगी तो उसको फॉलो करेंगे उसके सारे निचली अदालत, ठीक है। जो जो निर्णय देगा उसी निर्णय के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा, उसी का फॉलो करेगा, तो वही को अभिलेख न्यायालय करते हैं, लिख के रख दिया जाता है, एक वो डॉक्यूमेंट का काम करता है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15(5) में 5 के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था? 15(5) में कब जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, इसको बताना है। तो ये 93वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। सी आंसर सही है इसका। 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के आरक्षण जो है 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सी आंसर इसका सही है। अगला, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय परिषद दी हुई है और मुख्यालय है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही नहीं बताना है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो जो नई दिल्ली में है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज में है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का अहमदाबाद दिया हुआ है, तो अहमदाबाद में नहीं है, मुंबई में है इसका, महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई में, ये बात सही है। तो सी वाला गलत है, यही सही नहीं है, सी वाला महाराष्ट्र में है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्द का सही क्रम किस तरह से है? तो भारत के जो संविधान है उसके बारे में सही क्रम जो है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो पहला ही सही लिखा हुआ है, ठीक है। हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये है, ये वाला सही है, ए आंसर ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, तो ये बात सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल जो है 18 मंडल है। नवीनतम गठित मंडल जो 18वां मंडल है वो अलीगढ़ है, तो ये भी बात सही है, अलीगढ़ ही नवीनतम है। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है 4 है, 6 नहीं है, 4 है। पश्चिमी है, केंद्रीय है, बुंदेलखंड है, पूर्वी है, ठीक है। पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड, केंद्रीय, पश्चिम पूर्व केंद्रीय बुंदेलखंड, ठीक है। 4 गलत हो गया, तो 1 2 इसका सत्य है, ये वाला आंसर सही है। वर्तमान में 18 मंडल है, 18वां मंडल अलीगढ़ बना है। अगला है दिसंबर 2024 में मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। तो मोल्डोवा जो है सौर गठबंधन में शामिल हो गया, ये बात सही है। मोल्डोवा ISA का 105वां सदस्य बनाया, तो ये भी बात सही है, सी आंसर सही है। 105वां सदस्य बना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ISA का सदस्य बन गया है, 105वां सदस्य मोल्डोवा बना है दिसंबर 2024 में। अगला है 133 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ई मार्केट प्लेस को अपनाने वाला प्रथम राज्य बन गया, तो ये बात सही है। दूसरा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में सरकारी ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की थी। तो दोनों ही कथन सत्य हैं इसके, सी आंसर से दोनों ही सत्य है कि ई मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2016 में किया था। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है कि दिसंबर 2024 में भारत ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बन गया है, तो पहला सही है। इसका उद्देश्य निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देना है, तो दोनों ही AR दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर सही है। तो दिसंबर 2024 में भारत ने ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी करने वाला देश दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका उद्देश्य है कि कार्बन मतलब कि उद्देश्य निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने इसका मिशन है। अगला है कि लक्ष्य है, दिसंबर 2024 में फोर्ब्स की द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। सूची में कौन भारतीय महिला सम्मिलित नहीं थी? कौन सी इसमें भाई भारतीय महिला सम्मिलित नहीं थी, बताना है। तो निर्मला सीतारमण थी, रोशनी नाडर मल्होत्रा थी, किरण मजूमदार शाह भी थी, इंदिरा नूई नहीं थी, ठीक है। सी आंसर सही, इंदिरा नूई नहीं थी इसमें। 136 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में संपन्न हुए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP24 के दौरान निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा की गई? तो वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा किस देश ने की थी? COP24 बाकू में किसने किया भैया? तो संयुक्त राज्य अमीरात ने की है, UAE ने ऐसा किया है, UAE इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, ठीक है। तो ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों में दोगुना करना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो क्या उद्देश्य है भाई इसका वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का? 2030 तक जो वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों का दोगुना करना तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
अगला है 137 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत व्यक्तियों एवं उसके संबंधित क्षेत्रों के लिए जो है एक सुमेलित है, वही बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो तुलसी गौड़ा थे, पर्यावरणविद थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्याम बेनेगल सिनेमा में से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, भी सही है। सभी सत्य हैं इसमें, डी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में बताना है क्या सही है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए, ठीक है। दूसरा, भारत की ओर से महात्मा गांधी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है और सी आंसर सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल विशेष रूप से सही है। अगला है कि दिसंबर 2024 में अमेरिकन जर्नल वॉल स्ट्रीट द्वारा किस राज्य को वर्ष 2025 में वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया है। तो किसको? केरल को, मिजोरम को, त्रिपुरा को, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के खजुराहो के लिए इसको शामिल 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया है। खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़ का महत्व इसमें इससे बड़ा है। 140 नंबर क्वेश्चन है कि 140 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित हवाई अड्डे में से कौन सा एक भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया। तो शून्य कचरा हवाई अड्डा कौन बना है? तो देवी अहल्याबाई होलकर राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर, बी आंसर सही है इसका, इंदौर बना है। अगला है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से जो है सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी जी को? तो कुवैत ने सम्मानित किया है, बी आंसर सही है, कुवैत ने सम्मानित किया ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। 1974 में स्थापित यह सम्मान गिने चुने वैश्विक नेताओं को दिया गया है, जिसमें मोदी जी भी आते हैं। अगला 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का अनावरण किया गया। तो ये बात सही है, इसका नाम अभिमुकुट है। तो दूसरा असत्य है। तो दिसंबर 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का अनावरण किया, जिसका नाम किसान कवच है, किसान कवच, ठीक है। केवल एक ही सत्य है, ए वाला, बाकी दूसरा वाला गलत है। अगला है कि दिसंबर 2024 में किस देश के एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव से 11 नागरिकों की मृत्यु हो गई। तो कौन से रेस्तरां में हो गया भाई ऐसा? तो जॉर्जिया के रेस्तरां में हुआ है, बी आंसर से जॉर्जिया में। तो जॉर्जिया के एक रेस्तरां में मोनोऑक्साइड के रिसाव से, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव से 11 भारतीयों की मृत्यु हो गई भाई, इसमें भारतीय थे भाई। अगला 144 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में 18वें चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव मनाया गया। तो 18वां चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव भारत में, भूटान में, नेपाल में, थाईलैंड में। तो कहाँ मनाया गया भैया? तो नेपाल में मनाया गया, डी आंसर सही है। तो 18वें चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। उसका उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। अगला है 145 नंबर का कि व्यक्ति दिए हुए और नियुक्त दिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन व्यक्ति कहाँ पे आया है? तो फ्रेकाइस बायरू, तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं, एक हो गया। संजय मल्होत्रा जो बने हैं आरबीआई के गवर्नर बने हैं। मदन बी लोकूर, तो ये अध्यक्ष बने यूएन इंटरनेशनल काउंसिल के, 3 हो गया। बी सुब्रमण्यम अध्यक्ष बने मानवाधिकार आयोग के, 4 हो गया। तो 1 2 3 4 सही है, इसका ए वाला आंसर जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि दिसंबर 2024 में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। तो लोबिया है, मूंग है, चना है, राई है। तो लोबिया को जमाया गया है, ए आंसर सही है, लोबिया को, ठीक है। लोबिया को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत लोबिया बीजों को जमाया गया है। दिसंबर 2024 में किस देश की सेना द्वारा ध्वनि की गति से कई गुना अधिक तेज डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की गई है। तो एक ही देश हो सकता है ऐसा कारनामा करने वाला, यूएसए, सी आंसर सही है, यूएसए ने ऐसा किया है। डार्क ईगल हवा ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से चलने वाली ये हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है यूएसए ने, ठीक है, डार्क ईगल। अगला है दिसंबर 2024 में शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2024 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किसको दिया गया भाई? तो मिशेल बैचेलेट को, जस्टिस ट्रूडो को, डेनियल अवाद को, डोनाल्ड ट्रंप को।
तो मिशेल बैचेलेट को दिया गया है, ये आंसर सही है, देने की घोषणा की गई है। 150 में क्वेश्चन है कि 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, इस संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, ये बात सही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में माधव गडगिल को इसके लिए इस वर्ष इस अवार्ड हेतु चुना गया है, तो सही है, ये भी दोनों ही कथन सही है। माधव गडगिल को दिया गया है 1949 का, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला कथन है कि दिसंबर 2024 में संपन्न स्लिनेक्स 2024 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। तो इसका आयोजन जो है भारत श्रीलंका के मध्य किया गया, ये बात सत्य है। इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में हुआ, तो ये भी बात सत्य है। दोनों ही कथन सही है, इसका सी वाला आंसर जो है सत्य है इसका। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हो गए दिसंबर के करंट अफेयर्स, इसमें जो मुख्य थे वो शामिल थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।